discuss about this, the effects and side effects of the different prohibited substances. नाम सुने हुए prohibited substances कौन कौन से हैं? any prohibited substance कोई किसी का नाम बता सकते हो बेटा? पढ़ा नहीं है, रिवीजन टेस्ट हुआ था. एनी हाउ राइट डाउन देन, राइट डाउन बेटा. स्टिमुलेंट्स हैं, ठीक है ना, स्टिमुलेंट्स हैं, एनाबॉलिक एजेंट्स हैं, स्टेरॉइड्स आते हैं इनके अंदर, नार्कोटिक है, एनाल्जेसिक है, स्टेरॉइड्स हैं, एनाल्जेसिक ANALGESICS. Then alcohol is there, tobacco is there. Actually ये जितने भी ऐसे substances हैं which are prohibited, it is not that, no doubt taking the things in a limited way always give a benefit to a person, but when we take a thing in a higher level, it is harmful for our body. But in sports, these substances are totally prohibited due to the enhancing of the energy strength of a person, ठीक है, which is called a unfair mean in sports, ठीक है ना. जैसे हम बोलते हैं चीटिंग है, चीटिंग से नंबर लेना. in the same way taking a prohibited substance in the sports is also a unfair mean. You are not using your original strength, ठीक है. अब इसमें से हम डिस्कस करते हैं छोटे से पॉइंट कि स्टिमुलेंट्स क्या होता है. वैसे स्टिमुलेंट होता क्या है? टू एनहांस समथिंग, एनर्जाइज करना किसी चीज को, प्रोवोक करना किसी चीज को, उसे हम स्टिमुलेंट्स कहते हैं, ठीक है ना. इसका परफॉर्मेंस पे क्या होता है कि ये अलर्ट करता है पर्सन को, ठीक है. अगर इसको टेकिंग ली जाए तो ये अलर्ट, मोर अलर्ट कर देता है पर्सन को. और जो मास्क है, सॉरी फटीक है, उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है कि लेस फटीक होती है. लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं, जैसे हार्ट पे प्रॉब्लम होनी, ठीक है, हार्ट फेलियर या अटैक्स वगैरह पे ज़्यादा इससे फर्क पड़ता है हमें. उसके बाद आते हैं हमारे पास एनाबॉलिक एजेंट्स. ये नॉर्मली ट्रेनर्स जो हैं वो इसे जरूर लेते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पॉइंट, क्योंकि हार्ड वर्किंग होती है बहुत ज़्यादा, टू कीप और टू टेक अ रेस्ट बाय द बॉडी, ठीक है. इसके लिए नॉर्मली ये चीज़ें ली जाती हैं. और मसल्स को बिल्डअप करने के लिए, जैसे वेट लिफ्टर्स हैं या दूसरे हैं, अपनी एनर्जी को स्ट्रांग बनाने के लिए, मसल्स को बिल्डअप करने के लिए ये लेते हैं. लेकिन ये चीज़ें, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि डोपिंग मीन्स टू स्टॉप दीज प्रोहिबिटेड और टू चेक whether the person has taken a this is a lesson under the doping. लेकिन ये तुम्हारी बुक में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है बेटा. ये हेल्पफुल तो होता है ट्रेनर को, क्योंकि मसल्स बिल्डिंग है इसके साथ, या ये कॉमन करता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं. प्लीज राइट डाउन दैट कि ये एग्रेशन, इंक्रीज एग्रेशन करता है, डैमेज ऑफ किडनी और लीवर का डैमेज जो है वो इसके द्वारा ज़्यादा होता है, ठीक है ना. और जहाँ पर किडनी फेलियर है या लिवर फेलियर है, इसका मतलब टोटल बॉडी तुम्हारी जो है या उसके जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं वो सारे इफेक्ट होते हैं. एंड इट लीड्स टू ऑब्वियसली या बैड हमारी कंडीशन हो जाएगी या फिर डेथ, दोनों में से एक चीज़ें हो जाती हैं. उसके बाद आता है स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स जो हैं एक तरीके के, नो डाउट ये रिलीफ देने में, पेन किलिंग में भी है, मसल्स बिल्डिंग में. लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये नॉर्मली ये भी यही काम करते हैं, हमारी किडनी पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं. इसीलिए हम कहते हैं ना, अगर आपने कभी सुना हो कोई ये बीमार है या वो बीमार है, डॉक्टर्स आर नॉर्मली गिविंग अ स्टेरॉइड्स, ठीक है. इसकी जो भी चीज़ है उसकी कंडीशंस होती हैं स्टॉप करने के लिए, फील करने के लिए, बट लेटर कंडीशन दे डैमेज योर सेंसिटिव ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स
उनको डैमेज कर देते हैं, जो हमारी वर्किंग में हिंड्रेंस फिर बाद में बनते हैं। उनकी जब वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी तो ऑब्वियसली दे आर व्हाट दे गिव अ साइड इफेक्ट टू आवर बॉडी। उसके बाद आता है हमारे पास नार्कोटिक। नार्कोटिक नॉर्मली हम पेन किलर को भी बोलते हैं, ठीक है ना। जितने पेन किलर या पेन्स का क्या होता है, नॉर्मली जब हमारी सर्कुलेशन या रेस्पिरेटरी से सर्कुलेशन से ब्लड के साथ जब ऑक्सीजन का लेवल जो है वो पूरी बॉडी में प्रॉपरली नहीं जाता है, और ड्यू टू सम इंजरी आल्सो, वहाँ पर भी वही है, जब इंजरी है तो कट हुआ है तो वहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन का लो होना, ऑक्सीजन का हर जगह पर ना पहुँचना जो है वो पेन का मेन कॉज होता है। अब इसमें क्या है, फटीग ज़्यादा होती है, थकान होने लग जाती है। जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पूरी बॉडी को, हमारे शरीर को थकान होनी शुरू हो जाती है, और जब थकान होनी शुरू है तो हम इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव होंगे तो हमारा आउटपुट कम होगा। इंटरलिंक है ना सारी चीज़ें, हम अगर देखें तो एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं। जब वो हमारी बॉडी के साथ या हमें फटीग देते हैं, हमारा काम इनकैपेबिलिटी हो जाती है, तो हमें गुस्सा आना, वर्क के ना होने से इरिटेट होना, ये बड़ी कॉमन चीज़ है, ठीक है, जो हमारी हैबिट के अंदर है। इसके ओवरडोज से क्या होता है, स्लो ब्रीदिंग होने के कारण मैक्सिमम जब हम नार्कोटिक ज़्यादा ले लेते हैं तो स्लो ब्रीदिंग होती है, हमारा बीपी डाउन चला जाता है, वर्किंग जो है वो बिल्कुल ही स्लो और स्लीपी फील होते हैं, जो हमारी माइंड को भी कहीं पर जाकर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है एनर्जेटिक, ये भी इसी का एक पार्ट है। फिर है अल्कोहल, जिसके बारे में आम हम सुनते हैं या देखते हैं, दैट इज़ अ हार्ड ड्रिंक, ठीक है ना। जो लोग लेते हैं उनकी कंडीशंस, नो डाउट इट इज़ नॉट टू टेल यू कि उनकी कंडीशन क्या होती है, कंसंट्रेशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। जो ओवरडोज या ज़्यादा पी लेते हैं, इम्बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, कंसंट्रेशन नहीं बनती है, आइज़ का कोऑर्डिनेशन मसल्स का नहीं बन पाता है हमारे, और तकरीबन देखते हैं कि जो ओवरडोज वाले होते हैं नालियों गटरों में गिरे हुए ही हमें मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनका एक्चुअल क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसमें नॉर्मली कोऑर्डिनेशन तो नो डाउट हमारा खत्म होता है, लेकिन साथ ही साथ हमारा नर्वस सिस्टम भी ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना। हमारे नर्वस सिस्टम पे, लिवर पे आपने पढ़ा होगा, या एड जितनी भी देखते हो आप, आजकल तो इसके स्पेशल हो गया है कि जो भी अगर कहीं पर भी सीन टेकिंग अ टबैको और अ सिगरेट और अल्कोहल, वहाँ पर साइड पे कैप्शन आ जाती है, इट इज़ इंजूरियस टू आवर हेल्थ, ठीक है ना। ये हमें नॉर्मली दे देते हैं। इसका मेन कॉज है वीकेंड जो होते हैं हमारी हार्ट मसल्स को कर देते हैं काम करना, हमारी जो बॉडी की लिवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन पर बहुत ज़्यादा इनका असर पड़ता है, और जो नॉर्मली हमें फिर डेथ, इट लीड्स टू डेथ। वैसे भी है, नॉर्मली भी है, लेकिन बीमार होकर एक अच्छी आयु का जीने में देयर इज़ अ डिफरेंस। सो दीज आर, टबैको का यही है। उसमें तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो एकदम से क्या होता है, ब्लड में लो परफॉर्मेंस देना शुरू कर देता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ठीक नहीं रहता, खांसी करना, या आपने देखी होंगी ऐड में बहुत कुछ बताया जाता है कि इन चीज़ों को लेने से, ठीक है ना, और हम आम देखते हैं ये लोग बड़ी ही उसके तरीके से इन चीज़ों का सेवन करते हैं, और यू कैन से दैट दे इनटेक सच टाइप्स ऑफ थिंग्स विच इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द गेम्स। तभी डोपिंग का है, और डोपिंग जो है बेटे उसके बारे में बताया गया कि इसकी चेकिंग कभी भी हो सकती है, ठीक है। कभी भी शक होने पे परफॉर्मेंस देखने के बाद, या उससे पहले या बाद में, कंपटीशन होने के बाद भी अगर कहीं पर हो कि दिस इज द जनरल परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन, और इमीडिएट अगर इसमें ये आया तो वी कैन चेक कि डोपिंग इसकी चेक करनी चाहिए, इसकी हमें किसने लिया तो नहीं था कोई सब्सटेंस ऐसा जिसके कारण इसकी परफॉर्मेंस इमीडिएट एनहांस होगी, ठीक है बेटा। इस चीज़ का क्लैरिटी हो गई है तुम्हें। नाउ एज यू ऑल नो कि हमारी फ्लो चार्ट्स के लिए मैं हर बार बोलती हूँ तुम्हें कि तुम्हें हर चीज़ के फ्लो चार्ट्स बनाने, जिस भी टाइप का क्वेश्चन है, नॉर्मली जैसे हम अगर कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस लें
उनमें जो 5 कंपोनेंट्स हैं, इनका तकरीबन हम कहते हैं फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट इज अ इजी वे टू लर्न द थिंग्स, ठीक है ना बेटा। ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी उसका फ्लो चार्ट बनाना। रीजन बीइंग, थ्रू फ्लो चार्ट you can learn the thing easily and you can explain the thing in a very good manner। जैसे यही ट्रेनिंग मेथड जो लेसन आपको करवाया जा रहा है, जिसका पार्ट है डोपिंग, इसमें अगर हम देखें तो वार्मिंग अप पे कहा जाता है कि वार्मिंग अप का फ्लो चार्ट बनाओ, या वार्मिंग अप क्या है। तो हम नॉर्मली देखते हैं वार्मिंग अप इज द टोनिंग अप ऑफ द मसल्स है, हीट अप द मसल्स है, टू गेट रेडी फॉर द फोर्थ कमिंग एक्टिविटी है। कोई भी चीज़ जो है उसे हम कहते हैं वार्मिंग अप होना, या जिसे हम हिंदी में तैयार होना भी कहते हैं। अब तैयार होने का मतलब यहाँ पर कपड़ों से या उससे नहीं है, यहाँ पर तैयार होने का मतलब है शारीरिक तौर से या मानसिक तौर से, ठीक है। इसे हम 2 पेयर्स में डिवाइड करते हैं, one is physiological and another one is psychological। Physiological is connected to or it is related to the body, whereas the psychology is to ready for the mentally preparation of a thing, whether you have to do this thing or not। फर्दर जो है फिजियोलॉजी, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक एक्टिव पार्ट होता है, एक पैसिव फॉर्म होता है। अब उसके अंदर फिर एक्टिव के अंदर फिर फर्दर 2 बाइफर्केशंस हैं, एक है डायनेमिक और एक है एक्टिव एंड पैसिव जो है वो इसकी नॉर्मल हम करते हैं। एक्टिव के अंदर आता है कि हमने अपनी बॉडी को किस तरीके से तैयार करना है, और पैसिव के अंदर भी बॉडी को तैयार करना तो है, लेकिन उसमें आउटर हेल्प जो है वो ज़्यादा होती हैं। आउटर हेल्प के अंदर आता है हमारा कि हमने ड्रिंक्स इन द सेंस सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे कॉफ़ी, टी, स्टीम बाथ, और लिसनिंग टू द म्यूजिक, और प्रिपेयरिंग योर माइंड इन एनी अदर फॉर्म, ठीक है। फिर एक्टिव के अंदर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक जनरल वार्मिंग अप होता है, एक स्पेसिफिक वार्मिंग अप होता है। अब मान लो कि हमने कोई गेम करवानी है, ठीक है बच्चा, कि 1 महीने के बाद हमारी कोई गेम या टूर्नामेंट आ रहा है जिसके लिए हमने अपनी पूरी टीम को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम उसकी जनरल वार्मिंग अप करेंगे। अंडर जनरल वार्मिंग अप हम उसकी हेड टू टोस तक पूरी जो है बॉडी को एनर्जाइज करेंगे, थ्रू एक्सरसाइज उन्हें टोन अप करेंगे। लेटर ऑन व्हेन होल कंपोनेंट्स ऑफ अ बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं, हेड टू टोस तक की हमारी जो है वो एक्सरसाइज हो जाती हैं, उसके बाद हम ज़्यादा टाइम नहीं ले पाते स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर गेम, जनरल है हेड टू टोस का, वेयर एज जो स्पेसिफिक वार्मिंग अप जो है वो हमारी है फॉर अ पर्टिकुलर गेम, कि हमने अगर फुटबॉल गेम खेलनी है या जो भी गेम मेरी खेलनी है, मैंने जिसके लिए प्रिपरेशन की है, उसमें हमने ये देखना है कि यहाँ पर हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को मोर स्ट्रॉन्ग बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, विच गिव्स अ गुड रिजल्ट, या हमारी आउटपुट जो है वो हमारी अच्छी। अब इसके अंडर भी आता है कि स्पेसिफिक वार्मिंग अप्स जो होती हैं या जनरल वार्मिंग अप जो होती हैं बेटे, उसके अंदर एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हमें नॉर्मली करनी चाहिए या हमारी कौन कौन सी हैं। हम जनरल वार्मिंग अप के अंदर सबसे पहले थोड़े टाइम के लिए हम करते हैं जॉगिंग, ठीक है ना। हमारी जॉगिंग जो है वो हमें बहुत हेल्पफुल होती है टू इंक्रीज द हमारी हार्ट लेवल को थोड़ा इंक्रीज करती है, बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करती है, जिससे हम आराम से अपनी वर्क को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है हमारी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से खुल जाती है, ठीक है, और हमें गुड रिजल्ट देने के लिए फिर है हमारी स्ट्रेचिंग अप करने के बाद हम नॉर्मली करते हैं कि हम दूसरी एक्सरसाइजेज जॉइंट्स मूवमेंट्स की ले लेते हैं, या दूसरी तरीके की हमारी जो एक्सरसाइजेज होती हैं हम उन्हें करवाते हैं, जिसमें सिंपल है, स्ट्राइड्स हैं, उसके बाद विंड स्प्रिंट्स हैं, ये करवाई जाती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास स्पेसिफिक वार्मिंग अप। मान लो हॉकी खेलनी है, ठीक है बेटा। अब हॉकी खेलने के लिए हमें क्या है, हमें ड्रिबलिंग की ज़रूरत है। अब
ड्रिबलिंग जो है वो सिर्फ तुमने बास्केटबॉल में सुनी होगी, क्योंकि हम स्कूल में बास्केटबॉल, ड्रिबल का मतलब है टर्न ओवर करते हुए हॉकी के साथ बॉल को लेकर जाना, मूवमेंट्स करवानी उसकी, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड अ ड्रिबलिंग ऑफ अ हॉकी बॉल, ठीक है ना। उससे हमें आना चाहिए कि ड्रिबलिंग कैसे करनी है, हिट कैसे करना है, स्टिक के साथ हमें रोटेशन कैसे करनी है, ताकि हम दूसरे से बॉल को बचाकर कैसे गोल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमने कबड्डी खेलनी है या कोई और गेम खेलनी है जैसे नॉर्मली, तो हमें बैक किकिंग आनी चाहिए कि हमने अपने पैर को कैसे छुड़ाना है, हमने अपनी बॉडी को कैसे छुड़ाकर अपने एरिया में जाना है ड्यूरिंग द स्पीकिंग ऑफ कैंट। कैंट का मतलब होता है कबड्डी, कबड्डी जैसे हम बोलते हैं ना, एक ही सांस में इन चीज़ों को बोलना, उसे हम कहते हैं नॉर्मली कैंट, ठीक है ना बेटा। ये आती हैं हमारी नॉर्मली उसके अंदर। अब उसके बाद आता है हमारा कि वार्मिंग अप के बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स तो बहुत ज़रूरी है ना, किसी भी चीज़ को अगर आप काम कर रहे हैं तो उनके हमारे बेनिफिट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। दूसरा है डिक्रीज द रेसिस्टेंस इन मसल्स कैपिलरीज, decreases the resistance of muscles capillaries. Next है increase the speed of nerve impulses, increases the speed of nerve impulses, ठीक है बेटा। उसके बाद ये हमें करता है reduce the blood lactic acid, ठीक है ना, जिसके कारण उसके रुकने एक्टिविटी इमीडिएट रुकने से क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना ब्लड में, जो क्रैम्प्स डालता है या हमारी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। उस इंक्रीज इन द वर्किंग कैपेसिटी, हमारी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है ये बेटा। अब नेक्स्ट आता है इसी में लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन। इट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ वार्मिंग अप। लिम्बरिंग डाउन जो है वो बहुत ज़रूरी है। वार्मिंग अप करने के बाद या कोई भी एक्टिविटी करने के बाद हमें उस एक्टिविटी को इमीडिएटली नहीं छोड़ना होता है, हमें उस एक्टिविटी को स्लो डाउन करके अपने टेम्परेचर को और बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कंडीशन में और हार्ट रेट को नॉर्मल कंडीशन में लाना होता है, ताकि एक्टिविटी जो है स्मूथ फर्दर हम कर सकें। इमीडिएट रोकने से क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि एक्टिविटी करने से जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो इमीडिएट अगर हम एक्टिविटी स्टॉप कर देंगे तो वो वहीं पे रहता है, उसकी सर्कुलेशन या वो सारी जगह ना जाने के कारण एक जगह जाम हो जाता है, जिसके कारण हम कहते हैं पंजाबी में खलियां पड़ गई या फिर क्रैम्प्स, ठीक है ना। टू अवॉइड सच अ थिंग्स हम क्या करते हैं, हम इन्हें कमिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन ज़रूर करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम लिम्बरिंग डाउन ज़रूर करें। अब है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। Those who wants to write they may write कि इसके स्लो डाउन द हायर हार्ट बीट रेट आफ्टर एक्सरसाइज। पहले तो हार्ट बीट का जो हाई रेट है उसको स्लो डाउन करता है, मेंटल रिलैक्सेशन देता है हमें बेटा ये, ठीक है बेटा। नॉर्मलाइज करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, नॉर्मल करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है बेटा, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है, ठीक है। हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी रिमूवल में भी ये प्रॉपर रिमूवल करवा देता है, ठीक है। डिक्रीज करता है टेंशन स्ट्रेस को, मसल्स जो हैं मसल्स स्टिफ नहीं रहते, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं हमारे। ऑक्सीजन जो है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है उसे नॉर्मलाइज कर देता है।
ऑक्सीजन की सप्लाई को नॉर्मलाइज कर देता है। कोई बच्चा पार्टिसिपेंट नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल, ठीक है। और उसी के अंदर जो मसल्स का था ना बेटे, स्टिफ नहीं फ्लेक्सिबल करता है, उसमें सोरनेस, दर्द होना या स्टिफनेस होना उसे कम करता है। एक ही वो पॉइंट था, ठीक है। अब है कि इसकी टेक्निक भी होती है बेटे कूलिंग डाउन करने की। हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करने के बाद धीरे धीरे 5 से 10 मिनट तक हम उसी एक्टिविटी को थोड़ा स्लो रेट, उससे थोड़ा स्लो करते करते ग्राफ को नीचे की तरफ लाते हैं। इमीडिएट स्लो का मतलब ये नहीं हम बहुत तेज भाग रहे हो, स्लो एकदम जॉगिंग पे आ जाए, थोड़ा थोड़ा स्पीड। अगर 50 की थी तो 40 पे लाएं, फिर 30 पे लाएं, 20 पे लाएं, 10 पे, और उसे हम कम करें, ठीक है। थोड़ी सी टो टचिंग या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें ताकि हमारी बॉडी जो जो एक्सरसाइजेज वार्मिंग अप के लिए हम करते हैं वही एक्सरसाइजेज इन ए स्लो मैनर हम करें, तो दिस इज कॉल्ड अ लिम्बिंग। अब आता है इफेक्ट ऑफ लिम्बिंग डाउन। इससे क्या होता है, हमारी इंजरीज जो है वार्मिंग अप करने से, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वार्मिंग अप, उसमें लिखो अवॉइड इंजरीज जो हैं वो डिक्रीज होती हैं, ठीक है ना। ये या लिख दो प्रिवेंट करता है हमें इंजरी से या डिक्रीज करता है रेट ऑफ इंजरीज, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर आपने नॉर्मली, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार हम जब बच्चों को बोलते हैं ना बेटा वार्मिंग अप कर लो या थोड़ी एक्टिविटी कर लो, दे डोंट लाइक दैट। ये सिर्फ वो अंडरस्टैंड करते हैं दोज हु आर हैविंग अ पैशन ऑफ अ गेम, दे विल डू देमसेल्व्स। अगर क्लास में या वैसे नॉर्मली बच्चे को बोला जाए तो उसका पहला आंसर होता है मैडम इतने देर भागेंगे तो हम थक ही जाएंगे, हम खेलेंगे क्या। इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिस जो है डूइंग अ वार्मिंग अप एंड प्लेइंग, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी को बढ़ाती है, तुम्हारी आउटपुट को बढ़ाती है। नहीं तो इट्स राइट कि वो उतनी देर ही भागना है उसने, वो चाहे वार्मिंग अप में अगर धीरे धीरे भी भाग लेगा तो उसने वही करना है। और जब भी हम कोई काम करते हैं दैट नीड्स अ कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना बेटा। जहां पर कंसंट्रेशन नहीं होती है वहां पर वर्क जो है वो ठीक है। जी बच्चे, ठीक है, ओके। सबसे पहले उसे रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी गेम के पता होना चाहिए, ठीक है। अबिड विद दैट, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर किसी भी तरीके से एग्रेशन या अनफेयर मीन नहीं यूज़ होना चाहिए। अनफेयर में सिर्फ सब्सटेंसेस नहीं है, प्लेइंग अ गेम इन अ फेयर मैनर, जैसे आपने कई बार देखा होगा बच्चे खेलते हुए, अच्छा, या नॉर्मली व्हेन यू आर इन ए प्ले द गेम इन ए स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है, उसी स्पिरिट से खेलो, स्पोर्ट्स स्पिरिट से खेलो, ना कि हारने या जीतने के उससे, ठीक है। गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग में यहाँ पर है कि ये ना हो कि तुम वायलेंस करना शुरू कर दो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए तुम्हें दूसरे के साथ जो है वो गेम को हाँ एकोमोडेट करना आना चाहिए, जहाँ पर हम सोशल डेवलपमेंट को लाते हैं। सबसे पहले है अपनी वार्मिंग अप करनी, और एक गेम है कि वी आर प्रेजेंटिंग अ स्टेट, अ नेशन, तो हमें कैसे होना चाहिए, ये हमारे रोल्स हैं, हमारे रूल्स हैं और हमारे रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि हमने अपने देश का या अपना, पहले अपना नाम फिर कंट्री का नाम जो है वो खराब होता है इफ वी आर प्लेइंग अनफेयरली, ठीक है ना। प्लेइंग विद अनफेयर मीन्स के साथ हम खेलते हैं, वो भी अलग है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही होना चाहिए। हमारी जो एकोमोडेटिंग वे है, बैलेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, इमोशनल हम सेटअप होना चाहिए, और हमें अपने इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। उनकी बार बार से चेकिंग करनी चाहिए। ये ना हो कि कंपटीशन खत्म हो गया है, मैंने ये रख दिया है, जिस दिन कंपटीशन शुरू है उस दिन मैंने उठाया
और मैंने उसकी कंडीशन ही नहीं देखी, ठीक है। फिर ग्राउंड की कंडीशंस, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट थिंग्स, ठीक है ना, कि ये गलत तो नहीं है, या हम जहाँ खेलें वो चीज़ें प्रॉपर है या नहीं है। अपने खुद के प्रॉपर गियर्स वेयर करने बहुत ज़रूरी हैं टू कंसंट्रेट एंड टू मेक द थिंग्स इन अ स्मूथ मैनर, क्योंकि तुम्हारे अगर